स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हम लोग परसेंटेज एरर चैप्टर का टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस किए थे, आपको याद होगा। और टाइप्स ऑफ एरर में हमने आपको बताया था कि मेनली एरर तीन तरह का होता है। उसमें हमने तीनों के नाम आपको बता दिए थे। एक बताया था सिस्टमैटिक एरर, एक हमने आपको बताया था रैंडम एरर, और एक हमने बताया था आपको ग्रॉस एरर। तो हमने बताया था कि तीन तरह का मेनली एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। फिर आपको याद होगा हमने बताया था कि सिस्टमैटिक एरर चार तरह के होते हैं। चारों के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ चुके थे और हमने आपको ये बताया था कि वह एरर जिसका कारण पता हो, ये पता हो कि एरर क्यों हुआ, ऐसे एरर को हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और ये चार तरह का होता है, चारों का डिटेल हमने आपको बता दिया था। दूसरा भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, रैंडम एरर। इसमें हमने आपको बताया था कि सच एरर या दोज एरर्स व्हिच कॉजेज आर अननोन कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड, it only can be minimized by repeating the experiment and taking the average of all results, all values. And if an experiment is repeated by n times, then error will be reduced to 1 by n times. यानी यदि किसी एक्सपेरिमेंट को आप 10 बार रिपीट करते हो और 10 का जो रिजल्ट आता है उसका एवरेज निकालते हो, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा उसमें एरर 1/10 हो जाएगा, यानी 10 गुना कम हो जाएगा। और ये कंपटीशन में पूछा गया सवाल है कि इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय n टाइम्स देन एरर विल बी रिड्यूस टू 1/n टाइम्स। तो यहाँ तक हम लोगों की चर्चाएं हो चुकी थी। अब तीसरा आते हैं ग्रॉस एरर पर। थियोरेटिकली मैंने बताया था कि बड़ा कायदे से शार्ट में कॉन्सेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह का एरर हो तो हम उसको क्या नाम देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब थियोरेटिकल आता है तो यदि बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है आप तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो तो हो गया, तीसरा समझिए। जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट करते समय आप अपने इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर सेटिंग नहीं किए हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे हाथ की लेंथ नापनी है और हमने हाथ को ऐसे कर दिया और यहीं स्केल लगा दिया, जबकि हाथ को सीधा रखना चाहिए। आप फिजिकल बैलेंस से कोई चीज तोल रहे हो और उसके जो चारों पाए हैं वह पूरी तरह से बराबर होनी चाहिए, यानी पूरी तरह से फिजिकल बैलेंस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और आपने फिजिकल बैलेंस को हॉरिजॉन्टल नहीं किया है तो रीडिंग आपकी ठीक नहीं आएगी। तो जहां प्रॉपर सेटिंग का अभाव, जैसे आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, लाइट ही कम है, सही रीडिंग नहीं पढ़ पा रहे हो, या मान लीजिए आप ऑप्टिकल बेंच का प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपका ऑप्टिकल बेंच नाक के ऊपर है, ऐसे उछल के देख रहे हो, तो जहां भी प्रॉपर सेटिंग नहीं होगी वहां पर जो एरर होता है उसको ग्रॉस एरर की सीरीज में डालते हैं। यानी प्रॉपर सेटिंग के अभाव में जो एरर होता है वो ग्रॉस एरर है। क्लियर? तो इस तरह से ये तीन एरर आपको हमने बताया, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। अब यहां पर ये थियोरेटिकली टाइप्स ऑफ एरर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग में आपको मैं बता रहा हूं एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो हेडिंग इतना लंबा आपको डालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर
एंड परसेंटेज एरर। अब आप कहेंगे कहां से नया शब्द आ गया एब्सोल्यूट एरर। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने शुरू में बताया था आपसे कि यदि हम कोई मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आती है या जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, यदि वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर है तो हम कह देते हैं कि हमारे मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है। लेकिन यदि हमारी मेजर्ड वैल्यू या हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफर आ गई तो हम कह देते हैं कि हमारे मेजरमेंट में एरर है। यानी कोई भी मेजरमेंट यदि आप कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपके मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट में एरर है कि नहीं, ये तभी आप जान पाओगे जब उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू पता हो जिसका मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट आपने किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, तो हमारी मेजर्ड वैल्यू जो आई, यदि हमें वाटर का एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है तो हम अपनी मेजर्ड वैल्यू को देखकर ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारे मेजरमेंट में एरर है कि नहीं है। लेकिन यदि हमें एक्चुअल वैल्यू पता हो वाटर का, तो अपनी मेजर्ड वैल्यू का कंपेयर करके, तुलना करके हम बता देंगे कि हमारे मेजरमेंट में एरर है कि नहीं। क्लियर? तो इस तरह से आप कोई भी मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट करते हो और आपको उसमें जानना है कि आपके मेजरमेंट में एरर है कि नहीं है, तो एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी बता पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि आप जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसकी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अपने घर के नल से थोड़ा सा पानी निकाला और हमने कहा बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। तो हमारे घर पे जो नल का पानी है उसका एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी मेजर नहीं किया गया है, कोई जानता नहीं है, उसकी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है। तो ऐसे केस में जब किसी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू पता ना हो और हम उसका मेजरमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो हम कैसे जानते हैं कि हमारे मेजरमेंट में एरर है, कैसे हम जानेंगे? इसी बात की चर्चा हम लोग आज इस हेडिंग में करेंगे। तो जब भी कभी ऐसा केस आए कि आप किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे मेजरमेंट में एरर है कि नहीं यदि पता करना हो तो वहां हम एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकालते हैं। यानी इस एब्सोल्यूट एरर उसी कंडीशन में निकाला जाता है जब हमें क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू पता ना हो। कैसे हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, कैसे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, कैसे रिलेटिव निकालते हैं, एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। अच्छा, जब क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू पता ना हो तो अपने मेजरमेंट में एरर निकालना हो तो उसका तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको हमने वाटर दिया और कहा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो आप क्या कीजिए कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो और वही एक्सपेरिमेंट, वही मेजरमेंट कई और लोगों से कराइए और सबकी मेजर्ड वैल्यू लिख लीजिए और लिखने के बाद जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे सॉल्व कीजिए, तो बिना एक्चुअल वैल्यू पता हुए भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे मेजरमेंट में एरर है कि नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 स्टूडेंट द्वारा मेजर किया गया
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is measured by 5 students. Their measured values are 1.50, 1.55, 1.51, 1.52 एंड 1.53। किसी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 स्टूडेंट द्वारा मेजर किया गया और उनकी मेजर्ड वैल्यू जो आई उनको हमने लिख लिया। ठीक, अब हमें उस वाटर का एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, हमारा मेजर्ड वैल्यू ये है और वही बाकी स्टूडेंट से हमने मेजर कराया तो ये प्राप्त हुआ। अब हम कैसे जानेंगे हमारे मेजरमेंट में एरर है कि नहीं, और है तो कितना? ध्यान से तरीका समझिए, एक ही तरह का क्वेश्चन इस पर आता है। तो अब सारे स्टूडेंट द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू मैंने लिख लिया, अब यहां लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज लिख लेंगे 1.50, 1.55, 1.51, 1.52, 1.53। अब सबका मीन निकालिए। एवं मेजर्ड वैल्यूज, सबका मीन निकालिए। तो चूंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसलिए इसके मीन को म्यू एम लिखेंगे। अब जैसे यदि सारा लेंथ होता एल होता तो उसका मीन एल एम हो जाता, यदि ये सारी वेलोसिटी होती तो मीन वीएम हो जाता, यदि ये सारा फोर्स होता तो मीन एफएम हो जाता। चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसलिए मीन को म्यू एम से लिखेंगे। सबका मीन निकालिए। तो मीन निकालने क्या करेंगे? 1.50, 1.55, 1.51, 1.52, 1.53 अपॉन 5। अब इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड करें तो 3, 2, 5, 6, अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। इसी को हम एक्चुअल वैल्यू जैसा ट्रीट करते हैं। तो जब भी आपको कोई क्वांटिटी दी जाए उसकी एक्चुअल वैल्यू पता न हो और आपको जानना है कि आपके मेजरमेंट में एरर है कि नहीं है तो कितना, तो उसका सीधा तरीका है कि जो एक मेजरमेंट आपने किया है वही कई स्टूडेंट से कराइए और सबकी मेजर्ड वैल्यू लिख लीजिए। ठीक, और मेजर्ड वैल्यू लिखने के बाद उसका पहले मीन निकालिए। जब मीन निकाल लिया आपने तो अब एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। अब यहां लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट्स, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट्स। तो पहले मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा उसको डेल्टा म्यू एल से लिखेंगे। मैंने एक चीज बताया था, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से लिखते हैं तो एरर को डेल्टा म्यू से लिखेंगे। यदि एक्चुअल वैल्यू को वी से लिखते हैं तो उसमें एरर को डेल्टा लगा के लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना एरर आया, तो चूंकि 5 लोगों ने मेजर किया था तो उसमें जो पहला मेजरमेंट है उसमें एरर कितना आया उसको डेल्टा म्यू एन से लिखेंगे। तो क्या कीजिएगा कि म्यू एम में से म्यू वन को माइनस कर दिया, यानी जो मीन आया है 1.54 उसमें से पहला रीजनिंग पहला जो रिजल्ट आया है मेजर्ड वैल्यू आई है उसको माइनस कर दीजिए। अब आया म्यू एम 1.54, अब उसमें से माइनस करेंगे म्यू एन पहला रीडिंग को 1.50, ये आ गया प्लस
0.04, यानी जो पहला मेजरमेंट है उसमें इतना एरर है। अब हम तो पांचों वैल्यू लिखे थे, मिटा दिए, भूल गया हमको क्या क्या था। ठीक है, अब दूसरा लिखिए। दूसरा जो मेजरमेंट है उसमें कितना एरर हुआ, तो म्यूएम में से सेकंड एक्सपेरिमेंट को घटा दीजिए। अब मान लीजिए, देखो हमको याद नहीं है पांचों क्या लिखे थे, मैंने मिटा दिया, अंदाज से लिख दे रहे हैं। तो 1 पॉइंट मान लो 55 था, तो ये हो गया -0.01। तो सेकंड मेजरमेंट में ये एरर। थर्ड मेजरमेंट में क्या कीजिए, इसी मीन वैल्यू में से तीसरा मेजरमेंट घटा दीजिए। अब 1.54 माइनस 1.5 प्लस 0.02। अब चौथे मेजरमेंट में कितना एरर है निकालना हो, तो मीन वैल्यू में से μ4 माइनस कर दीजिए। अब ये हो गया 1.54 माइनस 1.51, ये हो गया प्लस 0.03। देख लेना ये वही है कि नहीं। यदि मान लीजिए इसमें थोड़ा भूल गया हमको, तो आप सही कर लीजिएगा। पांचवें मेजरमेंट में कितना एरर हुआ निकालना है, तो म्यूएम माइनस μ5, 1.54 माइनस 1.53। अब ये हो गया प्लस 0.01। यानी जो पांचों लोगों ने मेजरमेंट किया था, उन पांचों के मेजरमेंट में कितना कितना एरर हुआ ये हमने निकाल दिया। यही एब्सोल्यूट एरर्स हैं, यानी पांचों के मेजरमेंट में कितने कितने का एरर हुआ निकल गया बिना एक्चुअल वैल्यू बता हुए। अब यदि आपको कहा जाए कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या कीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लिखते हैं डेल्टा म्यू एम बार। ठीक, अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या कीजिए कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनका मीन निकालिए, यानी डेल्टा म्यू माड में सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सबकी पॉजिटिव लेनी है। डेल्टा म्यू एन, डेल्टा म्यू 2, डेल्टा म्यू 3, डेल्टा म्यू 4, डेल्टा म्यू 5 अपॉन 5। ये याद रखिएगा कि जब भी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना तो ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उनका मॉड लेना है, मॉड, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। अब देखिए कितना होगा, 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.01 अपॉन 5। अब ये आ गया आपका डेल्टा म्यू एम बार 0.11 अपॉन 5 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करिए, डेल्टा म्यू, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब यदि आप रिलेटिव एरर निकालना चाहते हैं तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करें कि ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है इसमें मीन वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। याद रखना है तरीका, जितने भी क्वेश्चन एक ही तरह के आते हैं सब एक ही जैसे लगते हैं। तो क्या चीज, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, सब कायदे समझ लीजिए। अब डेल्टा म्यू बार, म्यू एम बार आपका आया है 0.22 और म्यू एम आया है 1.54। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये रिलेटिव एरर हो गया। अब यदि आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो जो रिलेटिव एरर आएगा उसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये जो रिलेटिव एरर आएगा 0.22 अपॉन 1.54 इंटू 100, तो परसेंटेज एरर आ गया। तो इस तरह से कभी भी कोई ऐसा केस आए कि आपको किसी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू पता न हो
और उसमें पता करना हो कि हमारे मेजरमेंट में कितना एरर हुआ, ठीक, तो वहाँ पर आप वही एक्सपेरिमेंट कई स्टूडेंट से कराइए और सबकी मेजर्ड वैल्यू लिख के जैसे प्रोसेस बताया कर लीजिए। तो उस समय जो आप एरर निकालते हैं उसी को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर कुछ भी निकालने को है तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब इसके बाद आपकी लास्ट हेडिंग है कि एरर, दो क्वांटिटी के एडिशन में एरर कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे निकालते हैं, डिवीजन में एरर कैसे निकालते हैं और पावर रेज्ड क्वांटिटीज़ में एरर कैसे निकालते हैं। तो यही आपकी लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, और सारे के सारे न्यूमेरिकल इन्हीं पर हैं। अभी तक तो आप थियरी पढ़ रहे थे एक तरह से कहा जाए तो हम एडिशन, एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन और एरर इन पावर रेज्ड, इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगले एक और वीडियो बनाएंगे, खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल के आपको टिप्स दे देंगे। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।